let us see illustration number 6.7. Okay. Here we go. Numerical numbers 6.7. Illustrations. Okay, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो. 7. A swimmer coming out from a pool is converted with a film of water weighing about 18 ग्राम. मतलब एक स्विमर स्विमिंग पूल से बाहर निकला और उसकी बॉडी पे वाटर होगा. सोचना है कि एक वाटर की फिल्म बनी हुई है और उसका मास 18 ग्राम है. How much heat must be supplied to evaporate this water? How much heat must be supplied to evaporate this water at 298 Kelvin? कितनी हीट दोगे तो वो वेपर बन जाएगा. And calculate the internal energy of vaporization at 298 Kelvin temperature. तो बच्चों सपोज कोई स्विमर स्विम करके बाहर निकला, सरफेस पर एक वाटर की फिल्म बनी है. अच्छा, उस फिल्म में वाटर का मास है 18 ग्राम. ओके. अब मुझे मोल फाइंड करना हो वाटर के, तो फॉर्मूला है वेट अपॉन मोलिकुलर मास. आप जानते हो वाटर जो है उसका मोलर मास 18 होगा, तो 18/18 मतलब 1 मोल ऑफ वाटर लेके वो स्विमर बाहर निकल रहा है. क्लियर? 1 मोल वाटर लेके स्विमिंग करके स्विमर बाहर निकला है. बोल रहे हैं कि अगर उसकी बॉडी पर जो वाटर होगा उसे इवापोरेट करना है तो कितनी हीट लिबरेट होगी, कितनी देनी पड़ेगी. तो बच्चों यहाँ प्रोसेस कौन सी हो रही है वो फोकस करो. H2O स्विमर की बॉडी पर वाटर लिक्विड फेज में था, उसमें से आपको गैसियस फेज में मतलब वेपर फेज में कन्वर्ट करना है. ओके. इसके साथ साथ टेक्स्ट बुक में डेटा दिया है कि हीट ऑफ वेपराइजेशन, स्टैंडर्ड हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, इट इज इक्वल टू गिवन 44.01 इतना किलो जूल पर मोल. तो इस केस में बच्चों आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे 1 मोल ऑफ वाटर it becomes 1 mole of water vapor. ओके, 1 मोल वाटर बन गया 1 मोल वाटर वेपर. तो पहला प्रश्न है हीट ऑफ वेपराइजेशन. पहला प्रश्न था हीट ऑफ वेपराइजेशन. तो बच्चों हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज इक्वल टू मोल नंबर इनटू वेपराइजेशन एंथैल्पी. अब ध्यान से देखो, वेपराइजेशन एंथैल्पी स्टैंडर्ड फॉर्म में उसका यूनिट है किलो जूल पर मोल, मतलब 1 मोल के लिए इतना. तो टोटल हीट ऑफ वेपराइजेशन कितनी होगी, बॉडी पर वाटर को कितना हीट मिलेगा तो वो इवापोरेट हो जाएगा. तो 1 मोल के लिए इतना, तो n मोल के लिए n इंटू दिस. लेकिन आपने पहले ही फाइंड किया है कितना मोल वाटर है, 1 मोल, बराबर ना. तो यहाँ 1 मोल ऑफ वाटर इंटू 1 मोल की एंथैल्पी है 44.01. मोल मोल कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर शुड बी 44.01. ओके, इतना किलो जूल हीट ऑफ वेपराइजेशन इज दैट. तो पहला आंसर आपको मिल गया हीट ऑफ वेपराइजेशन,
जिसको बोलते हैं डेल्टा एच डिग्री ऑफ वाटर। ओके, साथ साथ आप ध्यान से देखो तो एंड में और एक अच्छा क्वेश्चन किया है। ओके, क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड आउट इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ वेपराइजेशन। इस फिनोमिना में आपको हीट ऑफ वेपराइजेशन तो मिल गया, अब फाइंड करना है डेल्टा यू। तो कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों, you already know the relation delta H degree is equal to delta U degree plus delta N GRT। ओके, अब रिएक्शन को ध्यान से देखो तो 1 मोल ऑफ वाटर वेपर और लेफ्ट साइड है 1 मोल ऑफ वाटर लिक्विड है। तो यहाँ मुझे डेल्टा एन गैसियस फाइंड करना हो तो उसका फॉर्मूला है गैसियस मोल नंबर ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल नंबर ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे आएगा 1 मोल ऑफ गैस, यहाँ गैसियस स्टेट है इसलिए कंसीडर करेंगे 1 मोल, लिक्विड स्टेट है तो कंसीडर नहीं कर सकते तो आंसर लेंगे 0। सो डेल्टा एन गैसियस वुड बी 1 मोल। डेल्टा एन गैसियस क्या मिला आपको? 1 मोल। चलो, जिसको पाना है उसे बाकी सबसे अलग करना पड़ता है। आपको किसे पाना है? डेल्टा यू डिग्री। तो डेल्टा एनजीआरटी सामने ले जाओ तो बनेगा डेल्टा एच डिग्री, ओके, माइनस डेल्टा एन गैसियस आर टी। डेल्टा एच डिग्री इस एंडोथर्मिक प्रोसेस में आएगी बच्चों 44.01। आपको बता दूं कि यहाँ पे हमने पॉजिटिव वैल्यू क्यों ली? वाई? बिकॉज लिक्विड से गैस बन रहा है तो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी, इसलिए वैल्यू पॉजिटिव ली जाती है। माइनस 1 मोल है तो 1 लिखो। अब R की वैल्यू क्या लेंगे? तो R 8.314 ले तो वो जूल में है, जूल में। लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि डेल्टा एच किलो जूल में है तो इंटू 10⁻³ कीजिए। टेम्परेचर ऑलरेडी गिवन 298 केल्विन। सो 44.01 माइनस मल्टीप्लीकेशन सब करोगे तो 2.48 किलो जूल। तो सब्सट्रैक्शन करो तो आंसर आएगा 41.53 इतना किलो जूल। सो internal energy change of vaporization process becomes delta U degree vaporization is 41.53 kilojoule। ओके, आप भी जानते हो कि ये क्वेश्चन बनाया हुआ क्वेश्चन है, ऐसा हो नहीं सकता। फिर भी कोई भी टाइप का क्वेश्चन हो, कंसेप्ट आपको क्लियर करना है, बराबर। एंडो है या एक्सो सबसे पहले डिसाइड करो, फिर ही एंथैल्पी का डिसीजन लेना है। और इंटरनल एनर्जी पूछी है तो इन दोनों का रिलेशन जानते हो, डेल्टा एनजीआरटी। ठीक है, ये हुआ इलस्ट्रेशन नंबर 7, स्विमिंग न्यूमेरिकल। चलो आगे बढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 8। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 8। चलो, assuming the water vapor to be a perfect gas, assuming water vapor to be a perfect gas, ठीक है, calculate the internal energy change, calculate the internal energy change when 1 mole of water at 100 degrees Celsius and 1 bar pressure is converted to ice at 0 degrees Celsius temperature। ओके, तो बच्चों यहाँ पूरा का पूरा स्टेटस ऐसा है कि H2O लिक्विड फॉर्म में है, क्वेश्चन में ऐसा दिया है, एट 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? अच्छा, उसको कन्वर्ट करना है आइस में तो बनाना है H2O सॉलिड, मतलब आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, इस पूरी रिएक्शन की एंथैल्पी को मैं कहूंगा डेल्टा एच टोटल। ये हमें फाइंड करना है, डेल्टा एच टोटल यू हैव टू फाइंड। ओके, तो ऐसा एक एक्सरसाइज में भी न्यूमेरिकल किया था,
देखो ये पूरी रिएक्शन बच्चों 2 स्टेप में होती है, बराबर, occurs only in 2 स्टेप। पहला स्टेप ये है कि H2O लिक्विड स्टेट में है और वही H2O लिक्विड स्टेट में 100 डिग्री सेल्सियस से डिक्रीज होके 0 डिग्री सेल्सियस पर जाए। So water is same with liquid state, but it is converted to 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अच्छा, इस पहले स्टेप के एंथैल्पी को कहेंगे डेल्टा H1। अगर आप यहाँ R लिखोगे तो भी चलेगा, R का मतलब है रिएक्शन एंथैल्पी। अच्छा, दूसरा स्टेप क्या होगा? सेकंड स्टेप इज लाइक दैट, आपने 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर तो ला दिया, लेकिन उसका फ्रीजिंग करके आइस तो बनाना पड़ेगा ना। तो ये पूरी प्रोसेस को बोलते हैं फ्रीजिंग प्रोसेस, और उसकी एंथैल्पी चेंज को हम सपोज सेकंड स्टेप कहें तो आएगा सेकंड एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन। ओके, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि भाई कोई भी रिएक्शन कितने स्टेप में होगी। आपको लगेगा कि सर एज्यूमिंग द वाटर वेपर टू बी अ परफेक्ट गैस, बराबर, ये क्या हुआ? तो बच्चों ये आपको ट्विस्ट करने के लिए दिया हुआ है। वो लोग ऐसा प्रूव करना चाहते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पर भी पानी लिक्विड स्टेट में होता है, इसलिए आपको थोड़ा सा ट्विस्ट करने के लिए स्टेटमेंट दिया है। जनरली उस स्टेटमेंट पर आप वजन डालोगे तो यहाँ गैस लिख दोगे, और गैस लिखा तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका कोई डेटा बुक में नहीं है, क्वेश्चन में नहीं है। तो इट इज ओनली फॉर ट्विस्टिंग, यू कैन राइट इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो, ओनली फॉर मिसगाइडेशन। तो आपको ये पूरी प्रोसेस 2 स्टेप में करनी है। चलो, और डेटा भी दिया है। द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 6 किलो जूल पर मोल। देखो भाई, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज कितना है? 6.00 किलो जूल पर मोल। अब टेम्परेचर स्टैंडर्ड नहीं तो स्टैंडर्ड लिखने की भी जरूरत नहीं है। ओके, और एक चीज कही है, हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर जिसको Cp ऑफ H2O बोलते हैं, वाटर की हीट कैपेसिटी दी है 4.2 इतना जूल पर ग्राम इंटू डिग्री सेल्सियस। हर एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे ग्राम दिया है, मतलब 1 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए इतनी जूल एनर्जी चाहिए, 4.2। ओके, तो हमें टेक्स्ट बुक में देखना है, हमें 1 मोल ऑफ वाटर बोला है, डेटा तो 1 ग्राम का दिया, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पहले स्टेप में एंथैल्पी चेंज ऑफ फर्स्ट स्टेप इज इक्वल टू, पहले आप ये ध्यान रखो, लिक्विड का लिक्विड ही हुआ, ठीक है ना। इसलिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, उसका फॉर्मूला याद कराता हूं। हम ऐसा लिखते थे बच्चों कि Cp इज इक्वल टू डेल्टा H बाई टी, डेल्टा टी ऐसा लिखते थे, बराबर। तो यहाँ पे आएगा बच्चों डेल्टा H इज इक्वल टू Cp इंटू डेल्टा टी, लेकिन यहाँ पे हीट कैपेसिटी 1 ग्राम की दी है, 1 ग्राम, ठीक है ना। लेकिन आप जानते हो 1 मोल ऑफ वाटर का मास होता है 18 ग्राम। वाटर का मोलेकुलर वेट कितना होता है? 18 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे हीट हमें 1 ग्राम की दी है, लेकिन हमें तो 18 ग्राम चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय 18 लिखेंगे। क्लियर? ओके, चलो अब सिंपली सोचो, 18 हीट कैपेसिटी है 4.2, टेम्परेचर डिफरेंस 0 माइनस 100, फाइनल माइनस इनिशियल। टेक्स्ट बुक की तरह आप लोग कंफ्यूज मत होना, उन लोगों ने पहले से ही बाहर माइनस लिया है, अंदर 100 लिया है। हम सिर्फ लॉस फॉलो करेंगे। चलो, फाइनल 0 माइनस इनिशियल 100 मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आंसर आता है
-7560 इतना जूल पर मोल। क्लियर? चलो आगे बढ़े। किलो जूल में कन्वर्ट करना हो तो -7.56 इतना किलो जूल पर मोल 1000 से डिवाइड किया। चलो आगे बढ़ते हैं। डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन एंथैल्पी। आप सोचो, फ्यूजन का मतलब होता है सॉलिड से लिक्विड। यहां करना है आपको लिक्विड से सॉलिड रिवर्स में। तो फ्यूजन एंथैल्पी प्लस होगी तो फ्रीजिंग एंथैल्पी क्या होगी? माइनस। ओके, लिक्विड से गैस एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो सेकंड स्टेप की एंथैल्पी आएगी डेल्टा H2 इज इक्वल टू, ओके, प्लस की जगह पे लिखेंगे -6.00 इतना किलो जूल पर मोल। ओके, तो चलो दोनों स्टेप की स्टेप बाय स्टेप एंथैल्पी मिल गई। तो अब लिखेंगे नाउ टोटल एंथैल्पी चेंज, नाउ total enthalpy change of the reaction is equal to delta H1 plus delta H2। डेल्टा H1 की वैल्यू है -7.56 प्लस -6.00, प्लस माइनस माइनस करोगे तो आएगा -13.56 इतना किलो जूल पर मोल। तो यहाँ आपको फर्स्ट आंसर मिल गया। पहला आंसर है बच्चों, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ डेल्टा, क्या करेंगे? डेल्टा एच डिग्री। डेल्टा एच की वैल्यू आपने फाइंड कर ली। आगे देखो क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज when 1 mole of water at 100 degrees Celsius converted into ice। तो इस केस में आपको आगे भी पूछा है कि फाइंड आउट इंटरनल एनर्जी चेंज, ये फाइंड करना है। ओके, तो एक चीज आपको मैं समझा दूं कि अगर H2O लिक्विड बिकम्स H2O सॉलिड, ओके, इस केस में, इन दिस केस वी कैन से दैट जब भी लिक्विड सॉलिड बनता है वाटर के फॉर्म में और सॉलिड लिक्विड बनता है, उसमें ज्यादा वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो इसलिए यहां पे हम लिख सकते हैं देयर इज अ negligible change, there is a negligible change in volume during the change from liquid state to solid state। वाटर के लिए सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड के सॉलिड में निग्लिजिबल चेंज होता है। जैसे आपने फ्रीजर में वाटर रखा प्लेट में तो उसका आइस बनेगा, तो थोड़ी ना इंक्रीज होगा वॉल्यूम या डिक्रीज होगा, ऑलमोस्ट सेम होता है। और देयर इज अ निग्लिजिबल चेंज, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम चेंज ऑफ सिस्टम ऑलमोस्ट जीरो है क्योंकि चेंज होगा ही नहीं, तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगा? जीरो। सो वी कैन से दैट डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू सेम हो जाएगा। सो आंसर शुड बी -13.56 kilojoule per mole। So here enthalpy change is also considered as internal energy change। Clear? Okay, so this is your final answer। लेकिन अगर आप ये टेक्स्ट बुक की मेथड तैयार करके नहीं गए एंड यू आर इंटेलिजेंट, तो बच्चों दूसरी मेथड से भी आप आंसर ला सकते हो। यहाँ पे मैं लिखूंगा मेथड नंबर 2, ये है मेथड नंबर 1। चलो इक्वेशन आपने देखा, H2O लिक्विड बिकम्स H2O सॉलिड, है ना? अच्छा, इस इक्वेशन के लिए अगर मैं डेल्टा एन गैसियस सोचूं तो आएगा NP माइनस NR।
आप देख सकते हो H2O सॉलिड स्टेट में है और ये H2O लिक्विड स्टेट में है। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करूं तो नो गैस, प्रोडक्ट भी गैस नहीं है, रिएक्टेंट की गैस नहीं है, तो जीरो आएगा। तो लगाओ डेल्टा H का फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT। क्लियर? अच्छा, इफ यू वांट टू फाइंड वैल्यू ऑफ डेल्टा U, तो देखो ये टर्म पूरा जीरो हो गया। So I can write here delta H is equal to delta U minus 13.56 kilojoule per mole. So both methods are right. आपको जिस मेथड में ज्यादा समझ में आता है या याद रहती है उस मेथड से आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। ओके